हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सी इंटर एफएम का मॉडल टेस्ट पेपर 6। ठीक है, कौन सा 6 है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे जैसे अपना पैटर्न रहता है, फिर अपन एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अपन को क्या है, डीसीएल कैलकुलेट करना है और इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, सेल्स इंक्रीज इन कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तो क्या क्या बोल रखा है। ABC Industries is a mid-sized company manufacturing the consumer goods. Company's reported sale is 2 lakh. ठीक है ना। और तो रिपोर्टेड सेल है 2 लाख की। द प्रोडक्शन प्रोसेस 50% कितनी होती है वेरिएबल कॉस्ट, तो 2 लाख में से 50% वेरिएबल, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1 लाख। ठीक है, एडिशनली द कंपनी इंकर 40,000 ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट, 40,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कितना हो गया 60,000। ठीक है, ABC लिमिटेड हैज बोरोड फंड लीड्स टू 10,000 एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये क्या है, EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना हुआ 10,000, तो EBT क्या हुआ, EBT क्या हुआ अपने पास 50,000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, DCL। सबसे पहले क्या निकालना है, DCL का फॉर्मूला क्या होता है, DCL का फॉर्मूला क्या होता है, देखो C अपॉन EBIT इंटू EBIT अपॉन EBT, तो क्या हुआ C अपॉन EBT। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख, और वो कितना है, EBT कितना है 50,000, क्या 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इज इक्वल्स टू 2। DCL क्या हुआ 2। इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ 10% इंक्रीज यूजिंग द कंबाइंड लिवरेज। सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ 10% का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales into percentage change in EBT divided by percentage change in EBIT। तो EBIT से EBIT कट गया, तो क्या आएगा, percentage change in EBT divided by percentage change in sales। 10% से इंक्रीज हुई है सेल्स, है ना, तो EBT कितने से इंक्रीज होगी 20% से। ठीक है, यही चीज़ बतानी है ना, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, DCL क्या है अपने पास 2। ठीक है, EBIT कितने से इंक्रीज होगी 20% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे, मैंने डायरेक्ट DCL से निकाल दिया था। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर B देखो, इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट WACC निकालनी है ना, और कैलकुलेट WACC इफ द कंपनी रेज द एडिशनल कैपिटल बाय 5 लाख डेप्ट बाय इशूइंग 12% डेप्ट। दिस विल चेंज रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड इज 10% और ग्रोथ रेट होगी 5%, मतलब के भी दूसरी निकलेगी। ठीक है, एंड मार्केट प्राइस कितना हो गया 90। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, इक्विटी कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, और डिबेंचर दे रखे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द इक्विटी शेयर्स ऑफ द P लिमिटेड एज करंटली ट्रेडेड एज 100 पे ट्रेड हो रहे हैं। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 5 पर शेयर एंड ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है 5% परपेचुइटी। ठीक है, रिक्वायरमेंट WACC की रिक्वायरमेंट है, कर देते हैं फटाफट। क्या होता है, सबसे पहले के ही कैलकुलेट करो, 5/100
प्लस जी कितनी है इसमें 5%। ठीक है, तो करो एक बार खुद कोशिश करो। सबसे पहले तो कितनी होगी, के कितनी होगी 10%। के डी निकालो, के डी क्या हुआ 10 इंटू 1/1 माइनस 35%। ठीक है, के पी निकालो, कितना हुआ 12%। तीनों को वेट से मल्टीप्लाई करो, वेट इस सेट से निकल जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। रिकैलकुलेट करना है जब नई के डी आएगी, नई के ई आएगी। ठीक है, एक बार मैं आंसर दिखा देता हूँ। वेट आ गया, ठीक है ना। आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो अपन को निकालनी है कितनी, सिर्फ इसकी चेंज होगी। इसकी क्या है 10% अपन ने जो निकाली। ठीक है, इसके 6.5%, कोई दिक्कत है नहीं उससे। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 10 माइनस 35%। ठीक है, तो क्या है 6.5%। ठीक है, WACC सेम, अपन को इक्विटी की नई कॉस्ट निकालनी है और डिवेंचर की नई कॉस्ट निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ जाओ आप फटाफट। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है फर्स्ट के सी पार्ट पे। ठीक है, फर्स्ट का सी पार्ट देखो, ये क्या था, इसमें क्या है फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है आर्यांश लिमिटेड की। ठीक है, एक बार पढ़ लो। व्योम लिमिटेड इज IT conglomerate is planning to take over the Aryansh Limited as a startup for 2 years ago, but holding a lot of prospect to determine the buyout consideration. Vyom Limited is approach a financial controller के पास है और थोड़ा डेटा दे रखा है। क्या बोल रखा है, एक्सपेक्टेड सेल इन कमिंग ईयर्स क्या बोल रखा है 25 lakhs की, PV रेशियो 40% का। द सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो at 20% फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड 40% फॉर द नेक्स्ट 2 उसके बाद वाले ईयर्स। ठीक है, इन द 6th year 25% in the 6th year and thereafter cash flow will remain same, that is 10%। ठीक है, क्या बोल रखा है कैश फ्लो, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। फिक्स एसेट ऑफ अपकमिंग ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी at 12 lakhs in the first 2 years and 10 lakh thereafter। फिर लॉस इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ ओनली इन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, loss in the year and any year can be set off only against the profit of immediately next year। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The corporate tax is 25% and 20% of Vyom Limited, तो अपन को किससे लेना है Vyom Limited। ठीक है, एंड अविनाश लिमिटेड। ठीक है, Vyom Limited की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है अपन को 15% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अरियांश लिमिटेड की दे रखी है 17%। तो अपन को किससे मतलब है Vyom Limited से, दैट इज 15%। ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं, आ जाओ देखते हैं, है ना। सबसे पहले 40% ऑफ द सेल क्या हो जाएगी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू NPBT। ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला था अपन को, सेल्स इंक्रीज बाय 20%, दैट इज 20%, है ना। क्या होता है 10 का 20% क्या होता है, ठीक है 12 का 20% कितना होगा 14.4। ठीक है, फिर देन इट विल बी इंक्रीजेज बाय 40% फॉर द नेक्स्ट 2 years, दैट इज 14 का 40%। ठीक है, कितना होता है 20.96। ठीक है, फिर उसका 40% कितना होता है 28 फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 25% की इंक्रीज करनी है, दैट इज 35.28। ठीक है, फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, फिर उसके बाद क्या आएगा लॉस या प्रॉफिट। NPBT आ गया, NPBT विल बी सेट ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, है ना। अब लॉस क्या हो गया लॉस हुआ है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं हुआ, थर्ड ईयर से प्रॉफिट होने लगा। लॉस कैन बी सेट ऑफ फॉर इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर्स। ठीक है, तो 2 - 2 इसमें सेटल होगा और इसमें टोटल लॉस आ रहा है -2 का, तो -2 का इसमें सेटल हो गया, तो 2.4 का टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम माइनस 25% के लिए व्योम लिमिटेड का कितना है 25%। अपन को व्योम लिमिटेड से मतलब है बाद में, क्योंकि अपन निकाल किसके लिए व्योम लिमिटेड की ले रहे हैं। ठीक है, कैश फ्लो कितना आया, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालनी है 15%, जो कि व्योम लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ली, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, जो बोल रखा है 10%। कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है 10% ना कि सेल्स। ठीक है, इसमें लास्ट में लैंग्वेज पे ध्यान देना, कैश फ्लो लिखा हुआ है ना। तो इसका कैश फ्लो कितना हो रहा है 18.96, उसका लगाएंगे 10%, 15 K - G। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू आ गई प्लस
टर्मिनल वैल्यू आ गई प्लस इन सब की प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 20.08 और तो क्या आई 200.28 क्या आई 200.28। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैश फ्लो वाली बात ध्यान रखनी है एक तो। ठीक है, यही चीज़ बोल रखी है, टर्मिनल वैल्यू के बारे में बता रखा है। ठीक है ना, एक तो कैश फ्लो वाली बात कर ध्यान रखनी है और लॉस कैसे सेट ऑफ होगा वो ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स परटेनिंग टू मिस आन्या कंपनी लिमिटेड, क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। देखो एक बात ध्यान रखना, क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना आता है नहीं आता? आता है सर, चलो आओ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, करंट रेशियो दे रखा है 2.5, क्विक रेशियो दे रखा है 1.3, प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है जिसमें फिक्स असेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड 0.6, जीपी रेशियो दे रखा है 10%, डेट वेलोसिटी दे रखी है 40 डेज। ठीक है, सेल्स दे रखी है 7,30,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 15,000, शेयर कैपिटल दे रखा है 2,50,000, मतलब शेयर कैपिटल कितना दे रखा है 250। जो चीज़ पहले दे रखी है वो चीज़ पहले देख लो। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ बोल रखा है और नेट प्रॉफिट के लिए 10% ऑफ द प्रोप्राइटरी फंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, CA/CL कितना दे रखा है 2.5 और CA-CL कितना दे रखा है 730। ठीक है, इसके हिसाब से करंट असेट की वैल्यू निकालो एक बार, आप खुद कोशिश करो निकालिए। चलो एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। करंट असेट इज टू 2.5 CL हो गई। ठीक है, तो 2.5 CL माइनस CL इज टू 730। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू क्या आई 730 डिवाइडेड बाय 1.5, सॉरी 7,30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना हो रहा है 486,666। क्या आ रहा है 486,666। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज आ गई। करंट असेट क्या निकालेंगे अपन, सॉरी वर्किंग कैपिटल कितना 120, ये 730 नहीं है 120 है। ठीक है, तो कितने आई 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना हो रहा है 80,000। करंट लाइबिलिटीज क्या आ रही है 80,000 है ना, और करंट असेट क्या है 2.5, तो करंट असेट कितना हो जाएगा 80,000 इंटू 2.5 कितना आ रहा है 2 लाख। करंट असेट आ गई, करंट लाइबिलिटीज आ गई, तो यहाँ पे लिखो करंट असेट कितनी 2.5 लाख नहीं 2 लाख, और करंट लाइबिलिटीज क्या आई 80,000। अब जो बाइफर्केट करना है वो आप खुद करना। ठीक है, उसके बाद क्विक रेशियो दे रखा है। क्विक रेशियो से क्या होगा, बाइफर्केट होगा, करंट असेट में इन्वेंटरी निकल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलें। उसके बाद क्या बोल रखा है, प्रोप्राइटरी फंड के लिए बोल रखा है कि फिक्स असेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड क्या है 0.6। प्रोप्राइटरी फंड क्या है इसमें 2,50,000 प्लस 80,000 प्लस। ठीक है, वही प्रोप्राइटरी फंड है। रिजर्व सरप्लस कितना है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, निकाल लेंगे है ना। डिटेल्स वेलोसिटी 40 डेज की दे रखी है। अपन ने करंट असेट निकाल दिया, अब आप देखते रहना। ठीक है, शेयर कैपिटल 2,50,000। नेट प्रॉफिट इज 10% ऑफ द प्रोप्राइटरी फंड। नेट प्रॉफिट क्या है 10% ऑफ द प्रोप्राइटरी फंड। ठीक है ना। जीपी टू सेल्स दे रखी है अपन को, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा जीपी कितना होगा 10%। ठीक है, देख लें आप क्वेश्चन को, अपना पूरा सेट हो गया। ठीक है, चलें देखें। सबसे पहले करंट असेट करंट लायबिलिटीज निकाला, क्विक असेट निकाला। क्विक असेट से क्या निकला ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स वेलोसिटी से क्या निकला डेटर्स की वैल्यू,
ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला। उसके बाद क्या बोल रखा है, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड, है ना। एक वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड भी बोल रखा, ठीक है। प्रोप्राइटरी फंड फिक्स एसेट बाय प्रोप्राइटरी फंड बोल रखा है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा भाई, प्रोप्राइटरी फंड में से भाई थोड़ा पैसा अपन फिक्स एसेट के लिए लगाया, तो बाकी बचा हुआ पैसा क्या वर्किंग कैपिटल के लिए लगाया, तो वर्किंग कैपिटल दे रखा है, उस हिसाब से प्रोप्राइटरी फंड आ गया 3 लाख का, ठीक है। तो कितना बचा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया इसमें 50,000, ठीक है। अपनी इधर की बैलेंस शीट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बाकी बची हुई इधर की बैलेंस शीट में अपन को फिक्स एसेट पता चल गया। फिक्स एसेट क्या हुआ इसमें, फिक्स एसेट क्या हुआ 3 लाख इंटू 0.6 इतना हुआ 1,80,000, 180, ठीक है। एक बार देखो उनकी बैलेंस शीट देखो, एक बार बैलेंस शीट देखो डायरेक्ट, 180 का फिक्स एसेट हुआ, ठीक है। करंट एसेट का टोटल अपन ने निकाल लिया था 2 लाख रुपीज़, है ना। बाइफिकेशन आप खुद करना, ठीक है। 380 का अपनी बैलेंस शीट का टोटल क्या हो रहा है 2 लाख, और 180 कितना हो रहा है 380, उनका भी बैलेंस शीट का क्या टोटल हो रहा है 380, ठीक है। बाइफिकेशन आप खुद करना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, अपन को एक चीज़ क्या निकालनी थी, ट्रेडिंग पीएनएल। ट्रेडिंग पीएनएल के लिए अपन ने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अपन को निकाल लेंगे, ठीक है। डिटेल्स दे रखी है ना, सेल्स की डिटेल डायरेक्ट दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट अपन को डायरेक्ट रेशियो दे रखा है, तो बैलेंस फिगर क्या हुआ परचेजेस, है ना। उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में डायरेक्ट बता रखा है ना। ग्रॉस प्रॉफिट अपन को दे रखा है, तो बैलेंस फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट क्या बोल रहा है 10% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड, तो क्या हो गया 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, तो अपन देख रहे थे सेकंड का बी पार्ट। इसके अंदर क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो इजी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, कुछ भी नहीं होता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या बोल रखा है, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% फॉर द 4 years एंड इनडेफिनेटली, उसके बाद, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इज 15% का एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि, ठीक है। कंपनी पेड अ डिविडेंड 4 पर शेयर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कितना करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना बोला 4 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दी है, ठीक है। तो कितने साल, नेक्स्ट 4 years, तो 4 + 5% 4 साल तक, और उसके बाद क्या बोल रहा है, नहीं 10% 4 साल तक, ठीक है। ये तो हो गई डिविडेंड। उसके बाद फेस वैल्यू, ठीक है। रिडेम्पशन के लिए कुछ नहीं बोल रखा है, तो क्या अपन क्या ले लेंगे 10 पर शेयर, है ना, 10 पर शेयर, ठीक है। एक बार देख लें और उसको बैक खींचेंगे, ठीक है। क्या बोला D1 D2 D3 D4 और D5 क्यों D5 जो 5% वाला है ना। तो D1 कितना हो गया 4.4, है ना, 4.84, 4.53 हो गया, और ये 4th हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 5.324 का 10% ऐड करो, ठीक है ना। इसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लो, ठीक है। और D1 डिवाइडेड बाई K - G, है ना, तो कितनी आई 35.171, ठीक है। दोनों को ऐड करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, तो क्या आया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। आगे चले तो अपन थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बट मैं करा रहा हूँ, आप ध्यान रखना, बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया तो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत टफ है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, जोमो लिमिटेड करेंटली हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 1,20,00,000, ठीक है। 75% जिसमें क्रेडिट है, वेरिएबल कॉस्ट है 80% की, ठीक है। क्रेडिट टर्म 2 नेट 10 नेट 30 है, मतलब 2% का डिस्काउंट 10 दिन में पेमेंट करोगे, नहीं तो 30 दिन में आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा।
ऑन द करंट सेल वॉल्यूम बैड डेप्स आर 1%, बैड डेप्स कितने 1% के, एंड कंपनी स्पेंड 1,20,00,000 ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रेडिट सेल, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टाफ सेल, ठीक है. इन एडिशन 60% ऑफ द कंपनी अवेल द 2% कैश डिस्काउंट एंड रिमेनिंग क्या करती है, अपन को 60 डेज में पेमेंट करती है, ठीक है. बैड डेप्स आर फाइनेंस बाय द मिक्स ऑफ बैंक बोरोइंग एंड ओन फंड, दैट इज 1:1 रेशियो. द एनुअल कॉस्ट ऑफ 15% एंड 14%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना. बुक डेप्ट सॉरी, है ना. However, Zoom Limited is considering that dynamic discounting for this cash customer might incentivize more customer to pay earlier, increasing the discount rate, ठीक है. भाई इसने बोला मैं नई पॉलिसी ला लूँ एक डिस्काउंटिंग, डायनेमिक डिस्काउंटिंग की, जिससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस द बैड डेप्स हो जाएंगे 0.8% पे, बट ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट टू 2.5%. कैश डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 2.5%, है ना. फिर उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ तक तो 2 चीज़ ये हो गई, ठीक है. एक और चीज़ है, अ फैक्टरिंग फर्म इज प्रपोज अ डील फॉर फॉलोइंग टर्म्स. फिर इसके बाद एक और बोला है कि ऐसा करते हैं अपन यहाँ फैक्टर्स को भी सेल करके देखते हैं. क्या बोला है, एज प्रपोज टू डील अब फैक्टर रिजर्व 12% का, गारंटीड पेमेंट 25 डेज की, इंटरेस्ट कॉस्ट 15% एंड कमीशन 4% ऑफ द रिसीवेबल. क्या बोला है, ठीक है. इन एडिशन द कंपनी ऑल्सो ऑप्शन टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड ऑफ रिमेनिंग कस्टमर who does not avail the discount to 75 days, ठीक है, which might increase the sales by 10%, but as a result increase the bad debts to 1.5%, ठीक है. तो अपन स्टार्ट करते हैं, समझ में आई चीज़, ठीक है, क्या क्या चीज़ हो रही है ना. अब अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे सॉल्व करा रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, है ना. आप देखो सबसे पहले फैक्टरिंग नहीं, यहाँ से देखो सबसे पहले इन हाउस मैनेजमेंट विथ डायनेमिक डिस्काउंटिंग. क्या होगा, कैश डिस्काउंट कितना होगा 2.5% का हो जाएगा, 60% उनमें से अवेल करेंगे डिस्काउंट, ठीक है. कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगी 1,35,000, 90 लाख का 60% 2.5% के हिसाब से. बैड डेप्स क्या हो जाएगा 0.8%, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वही 1,20,000. कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल क्या बोल रखा है, 2 चीज़ बोल रखी थी उसके अंदर, देखना 10 डेज 60% और 60 डेज 40%, तो कितना हो गया 30 डेज, ठीक है. क्या बोल रखा है 90 डेज इंटू 30, 3/60 कितना होता है 7,50,000, ठीक है. कॉस्ट ऑफ बैंक फंड कितना हो रहा है 7,50,000 इंटू हाफ 15%, उसने बोला दो है 15% और 14%, ठीक है. 7,50,000 इंटू हाफ 14%, ठीक है. टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल कितना होता है 108,750, ठीक है. क्या क्या चीज़ कॉस्ट लगी, एक तो कैश डिस्काउंट लगा, एक बैड डेप्स लगा, एक एडमिन कॉस्ट लगी और एक कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग रिसीवेबल लगी, ठीक है. वो जो 108,750 है. अपन को मेन केस में आ रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये कैसे निकाला वो मैं बताता हूँ, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है इसमें क्या बोला, देखो एक तो ये सब हो गया, है ना. यहाँ पे फैक्टरिंग की बात बोल रखी है, ठीक है. सबसे पहले क्या बोल रहा है 60% अवेल द डिस्काउंट टू 2% एंड रिमेनिंग, ठीक है ना. अपन को क्या निकालना है, क्या निकालना था एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना. तो वैसे क्या दिख रहा है, एक तो 10 डेज ये दिख रहे हैं, ठीक है. और क्या दिख रहा है अपन को, दिख क्या रहा है, पहली बात तो ये सोचो दिख क्या रहा है ना. ठीक है 10 डेज तो ये दिख रहे हैं, है ना, ठीक है. और एक दिख रहा है अपन को 60 डेज, ठीक है, नेट 60 डेज, ठीक है ना. उसके बाद क्या बोल रखा है, इस प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ लेट पेमेंट फैसिलिटी फॉर द कस्टमर हु टेक मोर देन 60 डेज, ठीक है. ये तो बात की बात है ना. तो अपन को क्या बोल रखा है 60 डेज के लिए बोला है 60% होता अवेल द 2% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग टेक द 60 डेज फॉर एवरेज कलेक्शन पीरियड. तो इसका 40% ये हो गया और 60% ये करते हैं, ठीक है. तो इससे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है सर, है ना. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है 30 डेज, ठीक है.
निकाल ली अपन ने, इन हाउस मैनेजमेंट की निकाल ली, ठीक है, विदाउट न्यू पॉलिसी जो अपन को 20% इंक्रीज करती है सेल को, उसको नहीं लिया है अभी तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या बोला है, फैक्टरिंग फॉर्म ऑफर। फैक्टरिंग फॉर्म ऑफर को क्या बोल रखा है उसने, क्या कि 4% तो कमीशन लूँगा, तो 4% कमीशन, 90 लाख का 4% कमीशन। फिर उसने एक चीज़ और बोली कि रिजर्व रखूँगा मैं, कितने रखूँगा, 12%। कितना रखूँगा, 12% रिजर्व, है ना। तो 90 लाख का 12% रिजर्व हो गया, दैट इज़ 108,000, मतलब ये पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पैसे दूंगा, बाकी बचे हुए पैसे का कितना दूंगा, 15% पे इंटरेस्ट दूंगा 25 डेज के लिए, डिवाइडेड बाई 360, कितना हो रहा है 79,200, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ओन्ड फंड क्या होती है, ठीक है, क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फंड। जो बचा वो मेरे को खुद को करना है, तो मतलब बचा क्या था, एक तो ये 12% बच गया, एक ये 3,60,000 बच गया, क्या क्या बच गया, 90 लाख माइनस 3,60,000 इंटू 12%, ठीक है, प्लस 3,60,000, तो कितना होगा 13,96,800, उसका लगेगा 14%, 25 डेज के लिए 13,580, ठीक है ना, ठीक है। ये कैलकुलेशन बता रखा है उस चीज़ का, ओनर फंड का। तो क्या क्या लगा, एक तो फैक्टरिंग कमीशन लग गया, फिर एक इंटरेस्ट लग गया जो चार्ज करेंगे अपन, प्लस कॉस्ट ऑफ फंड लग गया, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लग गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ 25 डेज कहाँ से आया, ठीक है, देखो गारंटीड पेमेंट कितना, 25 डेज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे चलो, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अपन अब थर्ड पार्ट पे है, जब एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी हो रखी है, उससे क्या होगा, एक तो सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई, सेल्स कितने इंक्रीज हो जाए, 12 लाख से, टोटल टर्नओवर आ गया, उसमें से बोला 75% की क्रेडिट सेल है, तो 99 लाख की क्रेडिट सेल होगी, जो क्रेडिट सेल होगी उसी में बैड डेप्स होगा, तो 1.5% का बैड डेप्स हो गया, ठीक है। लेट पेमेंट पेनल्टी क्या बोली है उसने, कि जो भी 60 डेज के ऊपर पेमेंट करता है उस पर 40% की, उसमें 5% की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। पर यह भी बोल रखा है 60 डेज के ऊपर पेमेंट करने वाले 40% ही लोग हैं, ठीक है सर, ये भी बात मान ली, है ना। फिर डिस्काउंट रेट क्या बोले, 2%, परसेंटेज ऑफ कस्टमर अवेलिंग द डिस्काउंट इज 60%, क्योंकि 40% तो क्या है, लेट पेमेंट करते हैं, है ना, अवेल कितना करते हैं, इतने जने। बैड डेप 1.5% हो रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेम लग रही है ना, ठीक है। अब फैक्टरिंग कॉस्ट लगा देते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्रेडिट फैसिलिटी ऑन नेट एक्सटेंडेड फैसिलिटी। क्या क्या हो जाएगा, क्रेडिट पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड टू 75 डेज फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। फिर उसमें क्या बोल रखा है ना, नहीं ये एक चीज़ थी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल, ये तो इम्पैक्ट था। अब अपन कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट क्या क्या हो जाएगी, है ना, तो एक तो निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड से अपन क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे। तो क्या होगा भाई, क्रेडिट पीरियड 75 डेज का हो गया, है ना, तो 10 डेज में कितने 60% लोग पैसा पे करते हैं, 75 डेज में 40% पे करते हैं, ठीक है, ये बात मान गए। वर्किंग नोट 2 दैट इज एवरेज रिसीवेबल क्या होगा, 9 लाख इंटू 36 डिवाइडेड बाई 360। फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बैंक फंड, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ ओन फंड और टोटल कॉस्ट, ठीक है। कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ बैंक फंड, कैसे निकलेगी, 15% बोल रखा है ना, और कॉस्ट ऑफ ओन फंड क्या है 15%। ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन है कि भैया हाफ मैं बैंक ओन फंड लूँगा और हाफ मैं ओन फंड लूँगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। रिवाइज्ड बैड डेप्स आफ्टर पेनल्टी क्या होगा, बैड डेप बिफोर पेनल्टी 148 था, आफ्टर पेनल्टी क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है। तो 49,500 का अपन को न्यू बैड डेप्स पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल कैश कॉस्ट कैलकुलेशन एक बार देखो, कैश डिस्काउंट आ गया अपने पास, न्यू बैड डेप्स आफ्टर पेनल्टी माइनस 49,500, एडमिन कॉस्ट सेम रहेगी, है ना। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल क्या हो गया 143,550। टोटल कॉस्ट विथ एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी क्या हुई 332,850, क्या हुई 332,850, ठीक है ना।
देखो पेनल्टी अर्न कितनी है 198 और बेड डेप्थ कितना होगा 148, तो 49,500 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, फाइनल डिसीजन लेना है। क्या बोल रहा है, या तो डायनेमिक डिस्काउंटिंग लो या सिंपल डिस्काउंटिंग लो या अपन नई फैक्टरिंग सर्विसेज लो। क्या बोल रखा है, डायनेमिक डिस्काउंटिंग में अपनी कितनी कॉस्ट लग जाती है 435,750। ठीक है, फैक्टरिंग सर्विसेज में 452,780 और इन हाउस एक्सटेंडिंग क्रेडिट पीरियड में 332,850। तो क्या रिकमेंड करता हूँ मैं कि भाई इन हाउस क्रेडिट फैसिलिटी ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन इजी नहीं है, देखो सीधी सीधी बात है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 1 से 2 बार इस वीडियो को सुनना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके आपके हाथ में बैठेगा ये क्वेश्चन, समझे, है ना। ओके, तो अपन थे क्वेश्चन नंबर 4E पे, है ना। क्या क्या थ्योरी का क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है, थ्योरी का क्वेश्चन आप खुद करोगे, है ना। बट मैं एक बार समझा देता हूँ। अ कंपनी इज इवेल्युएटिंग टू ऑप्शन ऑफ फाइनेंसिंग इट्स करंट एसेट यूजिंग द शॉर्ट टर्म लोन ले ले या लॉन्ग टर्म लोन ले। हाउ शुड द कंपनी बैलेंस द रिस्क एंड रिटर्न इन मेकिंग दिस डिसीजन एंड व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर, कि भैया क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए और इस समय। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर अपन सारे क्वेश्चन एक संग देखेंगे। यू आर द फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी विच हैज़ वेरी हाई कैपिटल बेस बट लो अर्निंग पर शेयर, मतलब कैपिटल बेस ज़्यादा है पर EPS कम है। एक्सप्लेन ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना। व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, का क्या कॉजेज होता है और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये बताना। ठीक है, MIRR के बारे में बताना है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट रिटर्न जो होती है, इसमें अपन इन्वेस्ट करते जाते हैं बार बार, है ना। XYZ इनकॉर्पोरेशन अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट प्राइस सिग्निफिकेंटली, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एनालाइज बाय माइट नॉट बी फीजिबल फॉर ऑपरेशन क्रिएशन के लिए क्यों फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बताना है अपन को, ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। देखो देखो फोर ए, है ना। फाइनेंसिंग ऑफ करंट रिसीवेबल, ये वाला क्वेश्चन था। फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। A firm can choose a short term, long term. Why short term is expensive, but a long term at the same time. Short term is financing involves a great risk, and long term finance कि भैया short term में risk ज़्यादा होती है, long term finance से। Depending on the mix of short term and long term, the approach should be कि भैया दोनों का mix लेना चाहिए। By referred as a matching approach and conservative approach. In matching approach, long term finance is used for finance the fixed asset and permanent current asset, and short term finance should be used for temporary and variable current asset। ठीक है, फिर aggressive policy is used to followed by the firm as short term financing। भाई देखो सीधी सीधी बात है, मैचिंग प्रिंसिपल कर लो। एक तो मैचिंग प्लान है जिसके अंदर ये बोलता है कि भाई, है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है ना वो अपन फिक्स एसेट के लिए या परमानेंट उसके लिए लेते हैं, परमानेंट करंट असेट्स के लिए, है ना। और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो किसके लिए लेते हैं, टेम्परेरी करंट असेट के लिए ले लेते हैं। किस किस पे डिपेंड करता है, तो टर्म्स पे, और एक चीज़ डिपेंड करती है रिस्क और रिटर्न पे। ठीक है, फिर ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में बताना है। ये क्या सिचुएशन है, वेयर द फर्म हैज़ मोर कैपिटल दैन इट्स नीडेड। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा हो जाता है। देखो क्या क्या ओवर कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, रेजिंग मोर मनी, बोरिंग ह्यूज अमाउंट, एक्सेसिव पेमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स सच एज गुडविल, इन प्रॉपर प्रोविजनिंग और रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। ओवर कैपिटलाइजेशन से क्या होता है भाई, रिडक्शन ऑफ डिविडेंड हो जाता है, मार्केट प्राइस कम हो जाती है। रीज़न ऑफ विंडो ड्रेसिंग, भाई विंडो ड्रेसिंग तरीका हो जाता है।
ठीक है। थर्ड अपन को क्या बताना है, प्रॉफिट और थर्ड क्या क्वेश्चन नंबर सी क्या था, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कि भैया ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताना था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत कम होती है ना, टाइमिंग ऑफ रिटर्न नहीं लेते, इग्नोर रिस्क करते हैं, इसकी जगह आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करो, वो ज़्यादा फायदा। ठीक है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताना, देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशंस विच कैन कंसेप्ट टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसकी जगह मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिया है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पे, उसको वापस इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट आया तो उसको टोटल फोर ईयर है तो 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, सेम तरीका होता है ना। चलें आगे अब अपन। ठीक है, तो अपन थे एमसीक्यूज पे, एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर अपन केस सिनेरियो करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अपन को क्या निकालना है, डॉल दे रखा है, डॉल कितना दे रखा है 2, डॉल कितना दे रखा है 2, और डीएफएल दे रखा है कितना 3, डीएफएल दे रखा है 3, है ना। द सेल्स इज इंक्रीज बाय 5%, है ना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वार्टर का ईपीएस। ठीक है ना। देखते हैं अपन, तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन देखो डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और ईबीटी बोलो या ईपीएस बोलो, बात एक ही इक्वल्स टू डीसीएल, और डीसीएल क्या होता है 2 into 3, है ना, 6। सेल्स में कितना चेंज है 5% का, तो 5 6 क्या होता है 30, बिल्कुल, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द डेटा दे रखा है कैपिटल प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड निकालना है। ठीक है, तो एनुअल कॉस्ट सेविंग क्या है 1,80,000 की। ठीक है, कॉस्ट सेविंग कैसे निकलती है भाई, कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो इक्वल्स टू 180, है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अपन क्या करते हैं, टोटल सेविंग्स निकालेंगे, है ना। टोटल सेविंग्स कितनी हो गई, टोटल सेविंग्स क्या हो गई 1,80,000 इंटू 5.79, ठीक है, क्या हुई 3.79, सॉरी 1,80,000 इंटू 3.79, तो कैश आउटफ्लो कितना हो गया 6,82,000, क्या हुआ 6,82,000। उसके बाद पे बैक पीरियड निकालना, तो पे बैक पीरियड कैसे निकाला 6,82,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, कितना होगा 3.79। ठीक है, आगे चले, यूजिंग द MM अप्रोच डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, MM अप्रोच जिसमें डिविडेंड इररेलेवेंट होता है, अ कंपनी हैज़ 1 lakh टू डिस्ट्रीब्यूट, if the choose to retain the earning instead of paying the dividend, what happened, the shareholders wealth increase due to the reinvestment opportunity, कुछ नहीं होगा ना भाई, डिविडेंड इररिलेवेंट है तो कुछ भी नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज बिकॉज द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है ना, खुद ने बोल दिया डिविडेंड इररिलेवेंट, है ना। ठीक है, तीनों का आंसर देख लेते हैं अपन एक बार, इसका 30%, इसका 3.79 और इसका C डिविडेंड इररिलेवेंट। ठीक है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपने ये क्वेश्चन करा हुआ है। ठीक है, किस में करा हुआ है मैं आपको बताऊं, देखो जितना भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले क्वेश्चन है इनमें EPS एनालिसिस वाला है ना, उसमें करा हुआ है। ठीक है, तो अपन को पहले ही फालतू की बातें लिखी हुई है वो नहीं देखनी, सीधे बोला है कंपनी कितने चाहिए 3,12,50,000 रुपये चाहिए, है ना, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। कंपनी में इशू क्या इशू कर सकती है, या तो इक्विटी शेयर्स इशू करे, या इक्विटी शेयर्स प्लस डिबेंचर इशू करे, या कंपनी में इशूज़
भाई आधे डिबेंचर आधे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ऐसे इशू करें। तो सबसे पहले बोल रही है ईपीएस बताओ फाइनेंशियल प्लान 1 का। तो फाइनेंशियल प्लान 1 में क्या होगा, देखो इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे 3 करोड़ 12,50,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 312,500। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है, कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज 37,50,000 और टैक्स हटा दो 37,50,000 माइनस 40% कितना है 37,50,000 का 40% हटा दो कितना होता है 22,50,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ रहा है 0.72। ठीक है, ईपीएस ऑफ फाइनेंशियल प्लान बी है ना, सेम इसी तरीके से निकालेंगे, इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट माइनस कर देना। ठीक है, ईपीएस ऑफ फाइनेंशियल प्लान 3, ठीक है, ये भी सेम इसी तरीके से निकाल देंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या करना था, सबसे पहले प्लान ए का सही निकाला अपन ने, प्लान बी का देखो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी में से टैक्स और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड। ठीक है, सेम प्लान सी का जितना प्रेफरेंस शेयर बोला प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देना, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, तो प्लान सी का भी निकल जाएगा। इसका कितना रहा 0.44, इसका कितना रहा 0.9, इसका कितना रहा 0.9 और इसका क्या रहा है 0.44। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 2। क्या बतानी है, इंडिफरेंस पॉइंट बताना। तो इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है ना 1 का इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस पीएस डिविडेंड। ठीक है ना, माइनस पीएस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 2 का। ठीक है, डेटा उठाओ देखो फर्स्ट वाले में क्या है, इंटरेस्ट कुछ है नहीं है ना, तो 37,50,000 क्या है 37,50,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितनी हो गई, सॉरी अरे यार, इंटू ईबीआईटी निकालनी है ना, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट क्या हो गया अपने पास 40%, इसको कर दो 40%। ठीक है, ईबीआईटी की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ शेयर्स 1 में कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 31,25,000 कितने हो गए, इसकी जगह रिप्लेस करो 31,25,000। सेम क्या करो, यहाँ पर ईबीआईटी लिखो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट कितना हो गया सेकंड वाले में 14,06,250 कितना हो गया 14,06,250। ठीक है, इसमें टैक्स रेट माइनस करो 1 माइनस 40%। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 15,62,500 15,62,000। ठीक है, इक्वेट करो ईबीआईटी की वैल्यू निकाल लो, क्या करो इक्वेट करो ईबीआईटी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सेम इसने कर रखा है, इक्वेट करके ईबीआईटी की वैल्यू आ रही है 28,12,500 क्या आ रही है 28,12,500। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है फाइनेंशियल प्लान 1 और 3 का, सेम इसी तरीके से प्लान 1 और 3 का भी निकालेंगे। तो वो क्या आ रहा है अपने पास 52,08,333। ठीक है, क्या आ रहा है 52,08,333। ठीक है, तो अपने सारे क्वेश्चंस हो गए प्लस एमसीक्यूज हो गए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सारे पेपर्स भी अपलोड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।